आप सभी प्यारे प्यारे दोस्तों का स्वागत है एक नए वीडियो में। प्यारे दोस्तों, हम वही प्रश्न लेके आते हैं जो आपके एग्जाम में पिछले 5 वर्षों से लगातार पूछे जा रहे हैं। परीक्षा हॉल में प्रवेश करने से पहले आप हमारे सारे वीडियो को देख लीजिए, इससे बाहर एक भी प्रश्न देखने को नहीं मिलता है। आइए प्रारंभ करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं राजनीति विज्ञान, जिसे पॉलिटिकल साइंस भी बोल सकते हैं। चैप्टर नंबर 5 है। बाकी चैप्टर का लिंक डिस्क्रिप्शन में। BF पार्ट 1 जिसे BF फर्स्ट ईयर भी बोल सकते हैं, वीडियो नंबर 24 है। प्यारे दोस्तों, यदि आप सभी वीडियो को बारीकी से कर लेते हो तो आप पॉलिटिकल साइंस जैसे सब्जेक्ट में 100 स्कोर कर पाओगे, इसमें कतई संदेह नहीं है। पेपर 1 देखने वाले हम लोग आज के इस वीडियो में। यदि आपको जो भी सब्जेक्ट का नोट्स या सेशन चाहिए, मुझे कमेंट करके बता दो। इस चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड करवाए जाते हैं। और अभी भी आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले। आज के सारे प्रश्न जो है ऑब्जेक्टिव होने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, ऑब्जेक्टिव हम इसलिए लेके आ रहे हैं, ऑब्जेक्टिव से जितने भी प्रश्न आपके एग्जाम में बनने वाले हैं उन सभी को क्लियर कर लूँ। इसके बाद हम लोग सब्जेक्टिव की ओर चलेंगे। ठीक है, काफ़ी बारीकी तरीके से पढ़ेंगे ताकि आप सभी को बोरिंग सा फील ना हो। प्रत्येक क्वेश्चन को हम टच करेंगे ताकि एग्जाम में वही क्वेश्चन आपको देखने को मिले। तो पहला क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं, पिछले 5 वर्षों से लगातार ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और एग्जामिनर का सबसे फेवरेट क्वेश्चन रहा ये। ठीक है, किसने कहा कि अधिकारों एवं कर्तव्यों की उस पद्धति को कानून कहते हैं जिसे सरकार लागू करती है। सरकार जो कानून लागू करती है, जी हाँ, बात को समझिएगा बारीकी से। सरकार जो कानून को लागू करती है वो किससे जुड़ी हुई होती है, इसके बारे में आपको जानना है। तो ये सब जानने से पहले हम देख लेते हैं कि गिरीन महोदय, यानी कि ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर है हमारा। गिरीन महोदय कहते हैं कि अधिकारों, जी हमारा जो अधिकार है, एक आम आदमी का जो अधिकार है और एक आम आदमी का जो कर्तव्य है, उस पद्धति को कानून कहते हैं जिसे सरकार लागू करती है। तो गिरीन महोदय ऐसा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है और काफी प्यारा सा क्वेश्चन है ये। कानून नियमों का वो समूह है, कानून जो है नियमों का वो समूह है जिसे मान्यता देता है और न्याय व्यवस्था के प्रशासन में लागू कराया जाता है। यह कथन किसने दिया है, इसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, तो सोलमंड, जी हाँ सोलमंड, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। सोलमंड महोदय कहते हैं कानून नियमों का वो समूह है जिसे मान्यता देता है और न्याय व्यवस्था के प्रशासन में लागू कराया जाता है। ये कथन जो है सोलमंड महोदय ने दिया। ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा क्योंकि ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। कानून के विश्लेषण, यानी कि कानून के विश्लेषणवादी संप्रदाय ने किस दर्शन के प्रेरणा ग्रहण करी। कानून के विश्लेषणवादी संप्रदाय ने किस दर्शन के प्रेरणा को ग्रहण करी है, इसके बारे में बताना है। तो आदर्शवादी प्रेरणा को ग्रहण करी है। ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। आदर्शवादी प्रेरणा को ग्रहण करी है। किसने करी है? कानून के विश्लेषणवादी संप्रदाय ने जो है आदर्शवादी प्रेरणा को ग्रहण की है। ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं हम लोग। आदर्शवाद का प्रारंभ किससे समझा जाता है? आदर्शवाद का जो प्रारंभ, यानी कि आदर्शवाद की जो शुरुआती होती है वो किससे समझा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए प्लेटो महोदय से समझा जाता है। आदर्शवाद का प्रारंभ जो है प्लेटो महोदय से समझा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं प्यारे दोस्तों। काफ़ी प्यारा सा क्वेश्चन है, काफ़ी खूबसूरत क्वेश्चन है ये। ठीक है, कानून के संबंध में विश्लेषणवादियों की विचारधारा किससे प्रभावित है? कानून के संबंध में जो है विश्लेषणवादी, जी हाँ, कुछ विश्लेषणवादी भी हुए, कुछ तुलनात्मकवादी भी हुए। तो विश्लेषणवादी की विचारधारा किससे प्रभावित हुई है, इसके बारे में आपको बताना है। तो बेंथम एवं ऑस्टिन से ज़्यादा प्रभावित हुई है। कानून के संबंध में विश्लेषणवादी की विचारधारा जो है वो बेंथम एवं ऑस्टिन से ज़्यादा प्रभावित हुए हैं। ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यानी कि क्वेश्चन नंबर 26। विश्लेषणात्मक शाखा के लेखक, यानी विश्लेषणात्मक शाखा के लेखक नियमों को प्रगति सिद्धि न मानकर गतिहीन मान लेते हैं। यह कथन किसका है? प्रगति सिद्धि न मानकर गतिहीन मान लेते हैं। किसको मान लेते हैं? नियमों को। ठीक है, यह किससे संबंधित है? विश्लेषणात्मक शाखा के लेखक नियमों को प्रगति सिद्धि न मानकर गतिहीन मान लेते हैं। यह कथन किसका है? ये कथन जो है गेटल महोदय का है। गेटल महोदय कहते हैं कि विश्लेषणात्मक शाखा के लेखक जितने भी हैं वो नियमों को प्रगति सिद्धि नहीं मानते हैं, गतिहीन मान लेते हैं। ठीक है, गेटल महोदय कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है हमारा। निम्न में से कौन से विचारक कानून के औपचारिक रूप की अपेक्षा उसकी विषय वस्तु पर अधिक बल देते हैं, इसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, ऐतिहासिक विचारक कानून के औपचारिक रूप की अपेक्षा विषय वस्तु पर अधिक जोर देते हैं। ऐतिहासिक विचारक एक ऐसा विचारक है जो औपचारिक रूप से, जी हाँ, औपचारिक रूप की अपेक्षा औपचारिक रूप पर ये ज़्यादा बल नहीं देते हैं जितना कि वो विषय वस्तु पर अधिक बल देते हैं। कौन? ऐतिहासिक विचारक। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 है। निम्न में से कौन से विचारक अतीत, जी हाँ, अतीत के वास्तविक
कानून की अपेक्षा दार्शनिक या कानून के अमृत का अध्ययन करते हैं। ठीक है, इसके बारे में आपको बताना है प्यारे दोस्तों। दार्शनिक विचारक, ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। दार्शनिक विचारक जो है अतीत के वास्तविक कानूनों की अपेक्षा दार्शनिक या कानून के अमृत को अध्ययन करते हैं। कौन? दार्शनिक विचारक। ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 देख लेते हैं। कानून के स्रोत में दार्शनिक विचारधारा के पोषक कौन कौन है? दार्शनिक विचारधारा के पोषण पालन करने वाला, ठीक है, विटामिन डालने वाला कौन है, इसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, तो प्यारे दोस्तों हेगल एवं कांट ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखते हैं एक बार अच्छे तरीके से कि निम्न में से कौन सा ऐतिहासिक विचारधारा को प्रदर्शित करता है। इसमें से आपको कौन जो है ऐतिहासिक विचारधारा को प्रदर्शित करता है, इसके बारे में आपको बताना है। तो प्यारे दोस्तों दार्शनिक विचारधारा जो है ऐतिहासिक विचारधारा को प्रदर्शित नहीं कर सकता। समाजशास्त्रीय विचारधारा जो है ऐतिहासिक विचारधारा को प्रदर्शित नहीं करता। इसके बाद विश्लेषणात्मक जो है विचारधारा ये भी प्रदर्शित नहीं करता। परंतु यहाँ हम बात करते हैं तुलनात्मक विचारधारा जो है वो ऐतिहासिक विचारधारा को प्रदर्शित करता है। ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 31 है, किस विचारधारा के अनुसार कानून सामाजिक शक्तियों की उपज होती है? किस विचारधारा के अनुसार कानून जो है सामाजिक शक्तियों की उपज होती है? कानून जो है सामाजिक शक्तियाँ, जी हाँ, सामाजिक शक्तियाँ की जो उपज होती है उससे कौन सी विचारधारा है, इसके बारे में आपको बताना है। तो समाजशास्त्रीय विचारधारा एक ऐसी विचारधारा है जो कि कानून सामाजिक शक्तियों की उपज होती है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन से विचारक समाजशास्त्रीय विचारधाराओं के पोषक हैं, इसके बारे में आपको बताना है। तो बेंथम एवं ऑस्टिन, ठीक है, बेंथम एवं ऑस्टिन, बी, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बेंथम एवं ऑस्टिन एक ऐसे विचारक थे जिन्होंने समाजशास्त्रीय विचारधाराओं के पोषक कहलाते थे। बेंथम एवं ऑस्टिन। ओके, क्वेश्चन नंबर 33 हमारा, निम्न में से कौन सा विचारधारा कानून की अच्छाई बुराई का निर्णय उसके परिणामों के आधार पर करते हैं? देखिए ये जो है बहुत ही खूबसूरत बात कही गई है इसमें कि कौन सी विचारधारा कानून की अच्छाई बुराई का निर्णय उसके परिणामों, यानी कि उसका जो परिणाम आता है, यदि उसका परिणाम गलत आएगा तो कानून उसका फैसला उस हिसाब से करेगी, यदि उसका परिणाम सही आता है तो उस हिसाब से करेगी। तो प्यारे दोस्तों कहीं ना कहीं भारत में भी यही कानून जो है अभी लागू किया जा रहा है और ये काफ़ी प्यारा क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में कई बार पूछे भी जा चुके हैं। तो प्यारे दोस्तों समाजशास्त्रीय विचारधारा एक ऐसी विचारधारा है जो कि कानून की अच्छाई बुराई का निर्णय उसके पुरानों यानी कि परिणामों यानी कि उसके रिजल्ट के हिसाब से करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 34 में निम्न में से किस विचारधारा के अनुसार कानून का अस्तित्व राज्य के पूर्व माना जाता है? किस विचारधारा के अनुसार कानून का अस्तित्व जो है वो राज्य के पूर्व यानी कि राज्य के पहले वाला माना जाता है, इसके बारे में आपको बताना है। तो पहले दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। समाजशास्त्रीय विचारधारा एक ऐसी विचारधारा है जिसके अनुसार कानून का अस्तित्व राज्य के पूर्व माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 35 देख लेते हैं हम लोग। काफ़ी शानदार प्रश्न है और आपके एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। पिछले 5 वर्षों से रिपीटेड प्रश्न हम लेके आते हैं आप सभी के सामने। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 का है, निम्न में से कौन सी विचारधारा है जो कि राज्य की संप्रभुता पर नहीं वरन कानून की संप्रभुता पर बल देती है? एक ऐसी विचारधाराएं भी हैं जो कि राज्य की संप्रभुता पर बल नहीं देता, कानून की संप्रभुता पर उन्होंने बल देते हैं। तो बहुत ही अच्छी बात कही गई है। ठीक है, राज्य पर देखिए क्या करोगे साहब, कानून पढ़ दो, कानून वैसे भी बहुत उल्टा पुल्टा चल रहा है अभी। तो ये जो है देख समाजशास्त्रीय विचारधारा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। समाजशास्त्रीय विचारधारा एक ऐसी विचारधारा है जो कि राज्य की संप्रभुता पर नहीं बल्कि कानून की संप्रभुता पर बल देती है, समाजशास्त्रीय विचारधारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 36, यह कहकर कि कानून राज्य से स्वतंत्र नहीं हो सकता, कानून जो है वो राज्य से आजाद नहीं हो सकता, स्वतंत्र नहीं हो सकता, फ्रीडम नहीं उनसे मिल सकती, परंतु किस विचारधारा की आलोचना की गई है इसमें बताना है आपको। समाजशास्त्रीय विचारधारा,
समाजशास्त्रीय विचारधारा एक ऐसी विचारधारा है जो कानून राज्य से स्वतंत्र नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर। और अभी तक नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले। बात रहा पीडीएफ का, तो पीडीएफ पाने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, वहाँ से आप पीडीएफ बिल्कुल निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो अंत तक बने रहिएगा। ऋण संबंधी कानून किस प्रकार के श्रेणी में आते हैं? हम लोग जो कर्जा लेते हैं, ऋण लेते हैं, ये कानून किस प्रकार के श्रेणी में आते हैं? तो प्यारे दोस्तों इसका बताना है, ये जो है व्यक्तिगत कानून। जी हाँ, व्यक्तिगत कानून। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऋण संबंधी कानून किस प्रकार के कानून की श्रेणी में आते हैं? व्यक्तिगत कानून। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38 कहा रहा है कि कानून और जायदाद खरीदने व बेचने के कानून किस श्रेणी में आते हैं? हम कोई जायदाद को खरीदते हैं या बेचते हैं, ठीक है, ये कानून किस श्रेणी में आते हैं, इसके बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है। ये व्यक्तिगत कानून के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि ये जायदाद हम व्यक्तिगत यानी कि खुद के लिए खरीद रहे हैं या खुद के स्वार्थ के लिए हम इसे बेच रहे हैं, तो ये व्यक्तिगत कानून के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इसके बाद मान के चलो कि चोरी डकैती और हत्या करने वाले को दंड देने के लिए जो कानून बताए जाते हैं, किस प्रकार के कानून आते हैं? मान के चलो कि कहीं चोरी हो गई, डकैती हो गई और चोर व डकैत पकड़ा जाता है, तो उसे दंड मिलेगा क्योंकि उन्होंने चोरी या डकैती करा। अब आपको ये पता नहीं कि वो किस कानून के अंतर्गत आते हैं, और तो इसके बारे में आपको जानना चाहिए। तो प्यारे दोस्तों ये सार्वजनिक कानून के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। सार्वजनिक कानून के अंतर्गत आते हैं। यदि कहीं चोरी या डकैती होती है, तो चोर या डकैत पकड़े जाते हैं, तो ये दंड जो है उसे सार्वजनिक कानून के अंतर्गत दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 40। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40, सर्वोच्च न्यायालय का गठन और शक्तियों के कानून किस प्रकार के श्रेणी में आते हैं? ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय का गठन और शक्तियों का कानून किस प्रकार के श्रेणी में आता है? ये संवैधानिक कानून के समय यानी आता है। ठीक है, और आपको जो भी सब्जेक्ट का नोट्स या सेशन चाहिए मुझे कमेंट करके बता दो, और इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना है, और टेलीग्राम से आप आसान से जो है मतलब पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो। प्यारे दोस्तों कैसा लगा वीडियो कमेंट करके बताइएगा, और नेक्स्ट वीडियो हम बहुत जल्द आ रहे हैं, तो अंत तक बने यानी कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।